सभी का स्वागत है। आज हम आपके इंग्लिश के पेपर के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो अब आपके में टेक्स्ट वाला पोर्शन आता है, जिसके अंदर बुक वाला मटेरियल आता है, बुक से चीजें पूछी जाती हैं, उसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं बेटा, उनको पूछने का तरीका टोटली सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। अब सवालों को कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि इसके अंदर आंसर क्या देना है। हो सकता है कि आपने उसका आंसर याद कर रखा हो, लेकिन फिर भी आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर कि आपको समझ में नहीं आता। ऐसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका बताऊंगा। चाहे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो या इसके अलावा कोई भी आ जाए, अगर आप उस तरीके से आंसर देंगे तो आपके नंबर डेफिनेटली 10 से 15 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं एनी 5, इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई एन इंस्टांस ऑफ होप और रिजिलियंस इन लॉस्ट स्प्रिंग एंड एनालाइज हाउ इट रिफ्लेक्ट वन ऑफ द स्टोरी थीम्स। यानी देखो बेटा, आपने ये क्वेश्चन याद कर रखा होगा। इसमें बताया कि होप के बारे में बताइए कि लॉस्ट स्प्रिंग में होप के बारे में क्या बोला गया है, और फिर बताइए एनालाइज हाउ इट रिफ्लेक्ट वन ऑफ द, और ये स्टोरी में कैसे दिखाई देता है। तो बेटा एक तो दिखाना है वो रिफ्लेक्ट वर्ड को पकड़ लो कि रिफ्लेक्ट कैसे करता है स्टोरी के अंदर, और एक बताना है आपको कि वो होप क्या है। ठीक है। होप आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन था ना कि वो सिल्वर कॉइन एक और मिल जाता है तो वो कूड़े के ढेर को और खोजने लगते हैं। ऐसा क्वेश्चन याद किया हुआ आपने? बिल्कुल वही लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ना इन सवालों को लिखने के लिए आप जो भी ऐसे पूछे ना अंडरलाइन करके, उसी की हेडिंग बना दो। हेडिंग बना के अंदर आप गलत भी, मतलब थोड़ा बहुत बना के भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलने पक्के हैं। ठीक है। तो पहला क्या लिखा हुआ है? एन होप और रिजिलियंस। ठीक है। आप केवल होप भी लिख दोगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। होप क्या थी? साहिब कंटिन्यूड सर्च इन गार्बेज ड्रिवन बाय द ओकेजनल डिस्कवरी ऑफ अ रुपी और अ 10 रुपी नोट, कि जब उसको 1 रुपया या 10 रुपया का भी मिल जाता था तो वो और ढूंढने लग जाता था। किस लिए? ताकि और ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो यही है बेटा हमारा क्या? होप। ठीक है। आप समझ में गए, आप समझ गए होंगे इसको कि होप का क्या मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। रिफ्लेक्ट क्या करता है स्टोरी में, कैसे रिफ्लेक्ट करता है? कह रहा थीम ऑफ एंड्यूरिंग होप एमिड्स द पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन। जो वहां पे गरीबी दिखाई गई है बेटा, यही रिफ्लेक्ट करता है उनको। ये ऐसी होप क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कैसे बेटा, वो क्यों इस तरीके से होप में कि यार हमें और पैसा मिल जाएगा? क्योंकि बेटा वो गरीब है। ठीक है। लिखा हुआ है ह्यूमन स्पिरिट कैपेसिटी टू ड्रीम एंड होप इवन इन दैट टेरिबली डायर्ड सर्कमस्टांसेस, suggesting that the desire for better life can exist independent of one current state of poverty। यानी कि बेटा हम भले ही गरीब से गरीब हो, कितने हालात हमारे क्यों ना खराब हो, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सोचना और होप कभी हमारी खत्म नहीं होती। कुल मिला के ये बताना था। पहली हेडिंग आपको डालनी थी क्या? होप क्या है जो साहब उसमें ढूंढता रहता है, और दूसरा क्या है, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये कैसे बताया गया है इसके अंदर कि भाई उनको होप क्यों है जबकि वो बुरी हालत में है, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, फिर भी वो इस होप में है। क्यों है? क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि बेटर लाइफ की जो इच्छा होती है वो सबकी होती है। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से इसका आंसर देना है आप लोगों को। मान लो बना के सवाल करना है तो पहली हेडिंग उठाना, इंस्टांस ऑफ होप यहाँ पे लिख देना और अंदर बता देना वो साहिब वाला, और दूसरा ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है स्टोरी के अंदर वो बता देना। अगर आप हेडिंग डालेंगे अंदर बना के भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप हेडिंग नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा, जो आपके आंसर से चेक करेगा, कि आपको सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है इंटरप्रेट द यूज ऑफ विजुअल इमेजरी बाय द कमला दास इन हर पोएम टू डिपिक्ट द पासेज ऑफ टाइम। देखो बेटा, उन्होंने टाइम को, यानी टाइम जब बीतता है तो चीजें कैसे बदल जाती हैं, इसके लिए कैसे इमेजरी विजुअल का यूज किया था, एक इमेज का यूज किया था बेटा। तो देखो, एक इमेज अपनी मदर का किया था ना, द इमेज ऑफ हर मदर। ठीक है। और एक यहाँ पे लिखा है द इमेज ऑफ विविड लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ यंग ट्रीज। एक तो यंग ट्री, दो भाग दो वाला, दोनों में से एक बताना है बस। यहाँ पे दोनों बता दिए गए, केवल आपको एक बताना है, कोई भी एक उठा लेना। देखो बेटा, ये आपने याद तो किया होगा कि वो उसकी माँ को वो देखती है अपने, और अपने माँ को वो कंपेयर करती है बहुत सारी चीजों से, एक मरे हुए कॉर्पस से, या वो कंपेयर करती है उसको लेट विंटर मून से, ये सब वो करती है। लेकिन आपको ना डायरेक्ट नहीं पूछा, बस इसने बोला कि इमेज के थ्रू क्या मतलब एक विजुअल इमेजरी क्या दिखाई गई है कमला दास के द्वारा। तो आप लिख देंगे, सबसे पहला लिख देंगे इमेज ऑफ हर एजिंग मदर, ऐसे हेडिंग डाल दो और उसके अंदर लिख दो पेल एज द लेट विंटर मून कन्वेज द फ्रेजिलिटी एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग। जो बताया गया है कि भाई एज तो सबकी होनी है, एक दिन सब बूढ़े होंगे। हाईलाइट द फिजिकल चेंजेस ब्रॉड बाय द टाइम, जो टाइम के द्वारा फिजिकल चेंजेस आते हैं। यानी कुल मिला के उसके जो मदर का डिस्क्रिप्शन था वो आपको इसके अंदर दे देना है, और आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे। मान लो अंदर थोड़ा बहुत गलती भी है, लेकिन अगर आप ये हेडिंग बनाते हैं ना, ये हेडिंग बना के आंसर लिखना। कुल मिला के इस वीडियो का पर्पज मेरा यही है कि जैसे इसने जो पूछा, क्या लिखा है, यूज ऑफ यूजुअल इमेजरी बाय कमला दास, तो आप लोग ऐसी हेडिंग बना देना यहाँ पर। ठीक है। हेडिंग बना के अंदर उसको लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, व्हाट डज contrasting imagery of the church clock and the Prussian trumpets represent in लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में आपने देखा होगा कि एक चर्च क्लॉक में जब बेल बजती है
तो वो टाइम को बताता है। ठीक है, अब वो चर्च क्लॉक से किस लिए जोड़ा गया भाई, वहां की डेली लाइफ उससे जुड़ी हुई थी, लोगों को उससे टाइम पता लगता था। और दूसरा जो प्रूशियन टम्पलेट्स यानी जो उनके पैरों की आवाज आती थी जब वो ड्रिल करते थे या आते जाते थे गलियों में से, ये क्या था, क्योंकि बेटा एक दूसरी कंट्री का, फॉरेन कंट्री का, उस कंट्री के अंदर क्या हो गया था, अटैक हो गया था और उनका कब्जा हो गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसने अटैक कर दिया था, ये कहाँ की बात है, आपको पता है कि ये फ्रांस के अंदर कब्जा हो गया था। किसका कब्जा हो गया था, मान लो जर्मन का हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज वहां पर पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पहला क्या बोला है, इसके अंदर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यानी व्हाट डज द कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ चर्च क्लॉक एंड द प्रोशन। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे चर्च क्लॉक की, और फिर आप लोग हेडिंग डाल देंगे किस चीज की, ये प्रोशियन ट्रम्पेट्स की। तो क्या लिखा है, ये क्या बताता है, देखिए बेटा, सबसे पहले लिखा है ये चर्च क्लॉक क्या है, सिंबल ऑफ लोकल एवरीडे लाइफ एंड कंटिन्यूटी था। और दूसरा अगर मैं प्रोशियन टेम्पेट्स की बात करूंगा, विच सिंबलाइज डिसरप्शन, मिलिट्री पावर को दिखा रहा था और इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन रूल को दिखा रहा था। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग बना के आंसर लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। पहली हेडिंग क्या बना देंगे आप, पहली हेडिंग बनाएंगे चर्च क्लॉक और दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे आप, प्रोशियन ट्रम्पेट्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ऐसे ही आंसर करना है, अगर हेडिंग बना के लिखोगे तभी ऐसे सवालों के जवाब दे पाओगे, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन में से कुछ भी उठा के पूछ ले रहा है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, जिसको आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो बेटा ऐसे हेडिंग डाल के चीजों को एक्सप्लेन करो, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, हाउ द रेट्रप सिंबलाइजेज डुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। आपको पता है कि इसके अंदर डुअल एस्पेक्ट बोला गया है, एक तो पहले वो ह्यूमन को दिखाया गया, वो ग्रीडी होता है क्या होता है, और बाद में दिखाया कि अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ अच्छे से पेश आया जाए, तो वो फिर अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है, जो आपने रेट्रप सेलर का देखा। तो इसने बोला है कि बताओ रेट्रप कैसे सिंबलाइज करता है डुअल एस्पेक्ट को। तो आप क्या करना है, हेडिंग डालना, सबसे पहले हेडिंग क्या डालना है, यहाँ पे लिख देना कि डुअल एस्पेक्ट, और फिर पहला डाल देना फर्स्ट, ऐसे डॉट मतलब ऐसे जो इसके बोल्ट वगैरह होते हैं ये सब बना के, ये पहला पॉइंट बना देना कि पहला पॉइंट कैसे है, कि भाई वो क्या बताया गया है, सोसाइटी ड्रिवन बाय द वेल्थ, जैसे वो बताया था ना कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह है, वो वाला यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, राइट, जो वो सोचता है एक बार चलते हुए, बिल्कुल वही जवाब देना है। और दूसरा कैसे, जब उसने वो जो एडला थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, उसने उसके साथ इस तरीके से प्यार से, एम्पैथी के साथ, काइंडनेस के साथ ऐसा बिहेव किया कि वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। तो लास्ट वाला वो आंसर लिखना है। लेकिन अगर आप हेडिंग डाल के नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखा है, पोटेंशियल फॉर रिडम्पशन थ्रू, यानी कि रिडम्पशन मतलब कैसे इन सब चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे इंसान पछतावा करके अच्छी जिंदगी में लौट सकता है, वो कैसे है, एम्पैथी और काइंडनेस से। तो इसके अंदर बता देना है कि कैसे उसको आयरन मास्टर की जो डॉटर थी एडला, वो इंस्पायर करती है पेडलर को, ताकि वो रिक्लेम कर सके एसेंशियल ह्यूमैनिटी एंड एस्केप द आइडेंटिटी ऑफ अ थीप, सिग्निफाइड बाय हिज डिसीजन टू रिटर्न द स्टोलन मनी, यानी रिटर्न, जो वो रिटर्न कर देता है पैसे को, क्योंकि वो ठीक हो जाता है उस एडला की वजह से। ठीक है, और एक नोट को उसके पास छोड़ देता है। तो ये वाला आंसर देना। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया, लेकिन डुअल एस्पेक्ट में आपको बताना था वो कि पूरी दुनिया ग्रीड के कारण होती है और फंस जाती है। तो पहला तो आप ये लिख देना कि रेट्रप सेलर ने क्या सोचा था एक बार जब वो रोड साइड से चल रहा था। और दूसरा आपको क्या बताना है बेटा, दूसरा आपको यहाँ पर ये बताना है, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि कैसे अगर लोगों को प्यार मिले, ठीक है, उनके साथ दया दिखाई जाए, तो वो सुधर जाते हैं। तो वो वाला पार्ट कि कैसे रेट्रप सेलर की लाइफ को चेंज कर दिया एडला ने। समझ में आ गया, ऐसे इसका जवाब देना है। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखना, बस मेरी ये वाली बात याद रखना। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, ये भी डायरेक्ट नहीं पूछकर सब लोग इसको बहुत आसान लेसन समझते हैं। क्या लिखा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉय टाइगर। अब टॉय टाइगर का सिग्निफिकेंस क्या था, कुल मिला के हमें ये बताना था कि टॉय टाइगर से राजा मारा गया। कुल मिला के ये है बेटा कि देखो राजा क्या करता है, बहुत सारी हंटिंग स्टार्ट कर देता है, शेरों को मारना शुरू कर देता है, टाइगर्स को, अपने इलाके में जितने भी शेर थे, लेकिन लास्ट में वो मर ही जाता है। ये और क्या शो करता है बेटा, एक प्रकार से फेट और आयरनी को शो करता है कि हम किस्मत नहीं बदल सकते। कुछ लोग कहते हैं ना हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, तो ये उस चीज को भी मना करता है कि देखिए लास्ट में वो मारा गया। अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें हो जाती हैं जिनको हमें पता ही नहीं होता। तो वही लिखा हुआ है। अब देखो इसको आंसर कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा है ना सिग्निफिकेंस ऑफ टॉय टाइगर, तो आपको ऐसी हेडिंग बना देनी है, द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉय टाइगर, ये स्टार्ट ही यहाँ से करना है, राइट। तो देखो क्या लिखा है कि इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट द डेंजरस लाइफ टाइगर्स एंड महाराजा हैड बीन हंटिंग थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी तो वो डेंजर को हटाने के लिए शेरों को मारता रहता है। कह रहा है इट्स रोल इन हिज डेथ ब्रिंग्स अप द थीम्स ऑफ आयरनी एंड फेट सेंट्रल टू द स्टोरी। और जब वो मर जाता है तो उसकी जो आयरनी और फेट है, वो कैसे मौत से अपने मिल गया, वो आती है स्टोरी के अंदर। और ये क्या बताती है, डिस्पाइट ह्यूमन एफर्ट्स टू कंट्रोल और escape द डेस्टिनी, इट कैन मैनिफेस्ट इन मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रिवल फॉर्म्स, यानी किसी भी तरीके से आपकी डेस्टिनी आपके पास आ जाती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करो उससे बचने की। ये दिखाया गया है। दूसरा, टॉय टाइगर ने क्या सिंबलाइज किया है, पेपर में अगर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आ गया कि टॉय टाइगर क्या सिंबलाइज करता है, तो ये करता है कि अल्टीमेटली फ्यूटिलिटी ऑफ महाराजा एफर्ट्स, यानी उसका जो एफर्ट था वो बेकार हो गया। द फॉली ऑफ दोज हु बिलीव दे कैन मास्टर द फेट थ्रू द पावर एंड वायलेंस, और जो लोग सोचते हैं कि मैं पावर और वायलेंस से वो
चीजों को, किस्मत को बदल सकते हैं, तो वो नहीं होगा जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखो बेटा, यहाँ पर भी दो बातें पूछी गई है। इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल जर्नी इन द स्टोरी। ठीक है, लिटरल माने क्या होता है, ट्रू चीजें, और मेटाफोरिकल क्या होता है, जो बढ़ा चढ़ाकर इसके अंदर बोली गई है। ऐसी हेडिंग डाल देना, जैसे पहले लिटरल जर्नी क्या है, चार्ली डिस्कवर करता है, डिस्कवरिंग सपोज द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पोर्टल है। द मेटाफोरिकल जर्नी क्या की गई है, चार्ली की जो इनर लॉन्गिंग होती है फॉर सिंपलर या पास्ट में जीने की, कि यार पहले का टाइम अच्छा था, सब लोग कितने खुश थे, इस तरीके से बेटा ये आपको बता देना है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये तीनों हेडिंग देखो क्या लिखा है कि सिग्निफिकेंस बताना है किसका, लिटरल और मेटाफोरिकल का, तो पहले ये बता दिया हेडिंग डाल के। अब इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है इसका, द पोर्ट्रेयल ऑफ द यूनिवर्सल क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट, यानी ये बताया गया कि हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं, कि भाई हम हैप्पीनेस चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं। ठीक है, और फिर हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम उससे स्केपिज्म यानी रियलिटी से भागने के लिए कुछ ना कुछ अपना एक थर्ड लेवल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डालनी है। पहली हेडिंग क्या डालोगे, लिटरल और मेटाफोरिकल को समझाओगे, देन उसके सिग्निफिकेंस की हेडिंग डाल के लिखोगे, थोड़ा बना के भी लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगला देखो। देखो बेटा, अब ना ऐसे पोएम के तो क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं कि जिसमें वो दो पोएम एक साथ कवर कर देता है। क्या लिखा हुआ है कि रोड साइड स्टैंड और एक आंट जेनिफर वाली टाइगर वाली है थीम, इनइक्वलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट बताना है कि इसमें दोनों में क्या इनइक्वलिटी और इसका इम्पैक्ट क्या है, तो दोनों में एक प्रकार का डिफरेंस आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, कई बार वो क्या करेगा बेटा, डिफरेंस के पॉइंट आपको दे देगा, लेकिन नहीं देगा तो फिर अपनी मर्जी, जो पोएम के अंदर है वही बताना है, जो पोएम की आपने एक समरी याद कर रखी है दोनों में, इस तरीके से बता दो। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या लिखा है, ये डेपिक्ट करता है स्ट्रगल रूरल इंडिविजुअल, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, पैसे वैसे की उनकी इनइक्वलिटी है, गरीब है। और ये क्या बताता है, ऑपरेशन फेस्ड बाय द आंट जेनिफर, जो उन्होंने शादी के बाद उनको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो बताया गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंस कर देना। अब देखो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन जोड़ दिए, ऐसे ही करके बेटा पेपर को बड़ा बनाया जा रहा है। देखो क्या लिखा है, हाउ डू द कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर बताना है बस, और इसको बच्चे पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। सोफी का गोइंग प्लेसेस में और सुब्बू का पोएट्स एंड पैनकेक्स में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है इन ऑफ दियर एस्पिरेशन। देखो पॉइंट यहाँ पे दे दिए किस बीच में, बच्चों को फिर ये समझ में नहीं आता है, ध्यान रखना बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़ना। हमें कंपेयर करना है एक एस्पिरेशन, कंस्ट्रेंट्स एंड परसूट। ठीक है, एस्पिरेशन क्या होता है बेटा, यानी कि उनकी इच्छाएं क्या थी, कंस्ट्रेंट माने रुकावटें क्या थी फिर उस इच्छाओं में, और परसूट माने वो किस चीज के पीछे थे, यानी अल्टीमेट गोल क्या था। तो पहला वाला सोफी की क्या थी, ड्रीम ऑफ ओइंग द बुटीक, उसे बुटीक खरीदना था या फैशन डिजाइनर बनना था। सुब्बू क्या, सक्सेस होना चाहता था फिल्म इंडस्ट्री में एज अ पोएट, एक्टर, कंट्रीब्यूटर। ठीक है, दूसरा कंस्टेंट रुकावटें क्या थी, यहाँ तो फाइनेंशियल लिमिटेशन थी, सोफी के पास पैसे नहीं थे, और इसके पास क्या थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे क्रिटिसिज्म होता था इसका। ठीक है, परसीव्ड साइकोफेंसी एंड ओवर शैडोइंग ऑफ हिज लिटरली अचीवमेंट, इसे पता है भाई असली कुछ बन ही नहीं पाया है रियलिटी में। ठीक है, एक वहां पर नंबर दो नंबर एक का आदमी बन के रह गया। तीसरा क्या लिखा है, परस्यूट ऑफ ड्रीम, यानी कि इनका खोज क्या थी, तो डिस्पाइट द चैलेंजेस सोफी हमेशा अपने ड्रीम पे रहती थी, कोई दिक्कत नहीं है, सब उसको जो भी बोले। और यहाँ पर सुब्बू बाबू का क्या था, उसकी डेडिकेशन उसके काम के प्रति बनी रहती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंस आ जाएगा, इसको ध्यान से कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से भी कोई आ सकता है। अब देखिए बेटा, जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उनको क्या बोला गया यहाँ पर। एक क्वेश्चन बोला गया, द इन्फ्लुएंस ऑफ बिलीफ इन ट्रेडिशन सच एज रिलीजन, फैमिली बॉन्ड, पेट्रियोटिज्म कैन बी यूज टू डेवलप द नैरेटिव टेक्निक्स। ठीक है, नैरेटिव टेक्निक, नैरेटिव मतलब क्या होता है, किसी चीज को गढ़ना। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज करके क्या गढ़ा गया है, रिलीजन, फैमिली बॉन्ड और पेट्रियोटिज्म को दिखाया गया है, किसके द्वारा, सेटिंग, मोटिवेशन, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पेसिंग। एनालाइज हाउ द राइटर हैज इनकॉर्पोरेटेड सच इन्फ्लुएंस टू गुड इफेक्ट इन द स्टोरी, कैसे इन सबका इस्तेमाल किया है। तो एक एक करके बताएंगे, अगर हेडिंग डाल के बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले यहाँ से देख लो, रिलीजन, भाई ट्रेडिशन में क्या है, रिलीजन, फैमिली बॉन्ड और पेट्रियोटिज्म, तीन चीजों को उठाओ, यहाँ पे लिख दो। ट्रेडिशन पहला क्या है, रिलीजन, रिलीजन क्या दिखाया गया है कि भाई जो कैरेक्टर का है वो अपने रिलीजन पे, जैसे वो जैपनीज होते हैं तो वो जैपनीज वाले रिलीजन पे चलते हैं, जैसे वो उसी लड़की से शादी करना चाहता था जो उनके रेस की हो, है ना, उसके पापा का वो था कि मेरे पापा जिससे शादी करवाएंगे मैं करूंगा, तो ये वहां पे हो रहा है डिपिक्ट। देखो इसका एग्जांपल भी दे दो, साहेब इंटरनल सॉरी, सडाउ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बी इन्फ्लुएंस बाय हिज मोरल बिलीफ्स शेप्ड बाय द रिलीजियस टेक्स्ट, जो उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, इसे बचाऊं ना बचाऊं, तो उसकी अपनी टीचिंग्स थी, उससे था। फैमिली बॉन्ड में जैसे हाना का देखो आपने एग्जांपल दिया कि वो कंसर्न थी अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, कि भाई अगर हम भी किस तरीके से सोल्जर जो है वॉर का, उसके साथ हम इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पे कुछ गलत ना हो जाए, तो ये फैमिली बॉन्ड दिखाया गया है। पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिखाई गई है, लॉयल्टी कैसे वो जाकर बता देता है जनरल को। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये करके लिख दोगे, हेडिंग डाल के लिखोगे। मेरा मेन उद्देश्य इस लेक्चर को बनाने का यही है, आपको अंग्रेजी पढ़ाने का नहीं है। आप इनका आंसर कैसे लिखेंगे, यही हेडिंग बना दो, पेपर में नहीं आ रहा कुछ समझ में तो। और फिर अब दूसरा क्या था बेटा कि कैसे सेटिंग, मोटिवेशन और सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और पेसिंग यूज की गई है, तो लिख दो नैरेटिव टेक्निक, कुछ नहीं करना, बस ये लिखते जाओ और फिर बता दो सेटिंग कैसे की गई है। तो अब आपको पता है कि क्या देखा गया है इसके अंदर, सेटिंग किस चीज की हुई है, वॉर टाइम की सेटिंग की गई है जब लड़ाई हो रही है। ठीक है, वो बता दो जो थीम है,
कि उस समय की सेटिंग की गई है। मोटिवेशन कैसे किया है? कल्चरल इन्फ्लुएंस डाल दिए कि भाई उनका कल्चर कुछ और कहता है, फिर वो उसको, वो जो डॉक्टरी कर रहा है उसका पेशा कहता है कि इसे बचा लो, ठीक है, जो मेंटल डिलेमा चल रहा है। सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट वही है जो कल्चरल डिफरेंस के कारण पैदा हो रहे हैं। एक तरफ वो एज ए डॉक्टर उसे बचाना चाहता है और एज ए जैपनीज वो उसे मारना चाहता है। और पेसिंग, हाउ द पेसिंग द स्टोरी रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर इंटरनल स्ट्रगल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स को बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप हेडिंग डालेंगे, एक एक दो दो लाइन लिखेंगे, तो यू विल गेट फुल मार्क्स, ट्रस्ट मी। खाली छोड़ के आने से, अदरवाइज उल्टा पुल्टा कुछ भी समरी लिखे जा रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने ऐसे हेडिंग नहीं बनाई तो। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया बेटा इसके अंदर? देखो सवाल ही ऐसा है कि माथा घूम जाए सबका। डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर द थर्ड लेवल। हाउ डू दिस टेक्निक्स इफेक्टिवली कन्वे द थीम्स ऑफ एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया? प्रोवाइड द स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। एग्जांपल देने और ये बता देना। देखो इसके अंदर भी इसने क्या बताया है कि आपको टेक्निक्स बतानी है और वो क्या करती है, इफेक्टिवली कन्वे कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आंसर इन्होंने दे दिया है। द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, क्या डाला गया है? फर्स्ट पर्सन। जो टेक्निक क्या है, स्टोरी नरेट की गई है फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से। आपने देखा होगा सेंट्रल थीम चार्ली है, चार्ली ही स्टोरी को नरेट कर रहा है, वो है इसमें। इफेक्ट क्या है? कह रहा है द टेक्निक अलाउज द रीडर टू डायरेक्टली एंगेज विद चार्ली। इस तरीके से इफेक्ट डाला गया है कि हम लोग जुड़ जाते हैं चार्ली से। ठीक है, और टेक्सटुअल एविडेंस, जो चार्ली कहता है, बट दैट्स द रीजन ही सेड माई ऑल फ्रेंड्स अग्रीड, मेरे सारे फ्रेंड्स अग्रीड थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम माई स्टेम कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट द टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो एक टेम्परेरी रेफ्यूज था रियलिटी से। ठीक है, अब आगे देखो, बस इतना भी आंसर लिख देंगे तो चलेगा, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया है और भी चीजों का यूज किया गया। बेटा अगर जब ऐसा सवाल पूछे ना आपको, तो कुछ चीजें तो आप याद कर लो। जैसे इसमें बोला ना कि ये बताना है आपको टेक्निक्स, तो ये टेक्निक्स में ये चीजें आती हैं कि क्या सिंबोलाइज करती है। सही है, मेन हेडिंग आप ये कर सकते हो, सिंबोलाइज क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट एंड आयरनी क्या है इसके अंदर, और डिटेल डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या यूज की गई है। ये बस हेडिंग डाल के वहां पर आ जाना, आपका पेपर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाना मेरा वो था उद्देश्य है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और इनके आंसर को भी यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इनको स्क्रीन को रोक रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्होंने जैसा आंसर किया है उस तरीके से आंसर करने का कोशिश करो। ये सीबीएसई का आंसर है, इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपको जरूर नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हम अपने वीडियो को खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।